सर्विस में रहते हुए, सेना में रहते हुए किसी का आपने प्रिडिक्शन किया हो? एक अफसर थे जो उन्होंने IIM अहमदाबाद में कोर्स कर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा मैं कोर्स करने के बाद मेरी जॉब कहाँ लगेगी। तो मैंने उनको बताया कि देखिए आपको इस इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, और उनको उसी इंडस्ट्री में उसी टाइप की जॉब मिली। राहु केतु शनि के नाम पर डराते धमकाते हैं और डरा धमका के ज्यादा काम चला लेते हैं। उसको लेके दूसरे धर्म के लोग कह लीजिए या जो पढ़े लिखे लोग कह लीजिए, वो कहते हैं यार क्या बकवास है। आपको 10 में से 7 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई काला कपड़ा पहने होंगे। आज होटल्स, नाइट क्लब, बार, सब जगह पहले वो अंधेरा करते हैं, उस अंधेरे में फिर वो रोशनी करने की कोशिश करते हैं। देखिए आमतौर पर ये धारणा है कि सूर्य सबसे ज्यादा ब्राइट है, सबसे ज्यादा रोशनी और एनर्जी वो देता है। चंद्रमा हमारे मन का और इमोशंस का कारक है जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सनातन धर्म में इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल आज एक स्पेशल एपिसोड को लेकर आया है और हम आज बात करेंगे आपके भविष्य के बारे में। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं रिटायर्ड कर्नल मेहरोत्रा साहब। मेहरोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, जिस प्रकार से कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी और सेना दोनों बिल्कुल भिन्न है। आप सेना में रहे, देश की सेवा आपने सरहदों पर किया और कर्नल रहते हुए देश की सेवा आपने किया। ऐसे में रिटायरमेंट के पहले भी और रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम पता चला है कि आप जब सेवा में थे तब भी आप कुछ लोगों को अपने प्रिडिक्शन से प्रभावित कर चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद आपने फुल टाइम दिया एस्ट्रोलॉजी पर। कैसे आप सेना में रहते हुए और ये ख्याल कैसे आपको जागृत हुआ कि एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी का फील्ड को चुनने के पीछे का सबसे पहले तो आप एक मकसद और कैसे ये एहसास हुआ कि हमें एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, इस पर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आपसे बातचीत करने का। अभी जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी और सेना की बात है, देखिए सेना में रहते हुए इतना वक्त तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ शुरू से इंटरेस्ट जरूर था। राशिफल पढ़ते थे, बात सुनते थे लोगों की। जो भी कभी ऐसा मौका लगता था कोई वीडियो देखने का या किसी ज्योतिषी से बात करने का, तो उनसे बात जरूर करते थे। बहुत इंटरेस्ट था लेकिन जानकारी बहुत कम थी। सेना में रहते हुए जो आपस में परिवार में हम बातचीत जरूर करते थे जी। मेरी मदर इन लॉ खुद न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड थी। मेरी वाइफ को स्पिरिचुअल चीज़ों की और ये रिलीजियस चीज़ों की काफ़ी जानकारी है। उनसे बातचीत डिस्कशन होते रहते थे। पढ़ने का शुरू से मेरे को मेरी वाइफ को बहुत शौक रहा है, तो हम किताबें, आर्टिकल्स, मैगजीन्स पढ़ते रहते थे। लेकिन हाँ, कभी भी इतना मौका नहीं लगा कि ज्योतिष को एक कैरियर की तरह चुने या ज्योतिष को पूरा पढ़ें। ये इंस्पिरेशन मदर इन लॉ से, फैमिली से मिली। हालांकि मेरी फैमिली जरूर इंटरेस्टेड रहती थी, क्योंकि फौज में अनसर्टेनिटी बहुत है, कब कहाँ पोस्टिंग होगी, आप कितने दिन रहोगे, तो ऐसी अनसर्टेनिटी जानने की चाह जरूर रहती थी, आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा। हाँ, जब मौका मिला तो फिर ये हुआ कि एक विधिवत इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, तो मैंने महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया ऑनलाइन, और उनसे एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया, और अब मैं वहीं से भी मास्टर्स भी कर रहा हूँ। मास्टर भी कर रहे हैं? हाँ जी। ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल कर लिया तो
आपको सब कुछ आ गया, आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, रोज कुछ ना कुछ किसी से सीखते हो, जो दूसरे ज्योतिषियों का एक्सपीरियंस है उनसे सीखते हो, उनसे पूछते हैं। बिल्कुल, इसमें तो ये अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है कि पूरी जिंदगी आप सीखते रहें और लोगों को अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते रहें, उन्हें जागरूक करते रहें और उनके भविष्य के बारे में बताते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में तो कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक जो ऋषि मुनि रहते थे पहाड़ों पर, कंदराओं में, वहाँ वो तपस्या करके ज्ञान हासिल करते थे। तो ये तो वाकई बहुत ही बड़ा फील्ड है। और जिस प्रकार से ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और साइंस दोनों में एक द्विभाषी टकराव रहता है। लोग साइंस को और ज्योतिष को अलग करके देखते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से रिसर्च सामने आ रहा है, साइंस भी ज्योतिष को मान्यता देने को बाध्य हो रही है। साइंस के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ज्योतिष पर आधारित किताबों में अपनी रुचि दिखाते हैं और कई सारे किताब भी साइंटिस्टों ने लिखा है कि जब साइंस खत्म हो जाता है, जहाँ से साइंस का दायरा खत्म हो जाता है, उसके बाद ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म जो है वो उसके बाद शुरू होता है। और यही सब कारण है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग पहले बहुत कम हमें आंख के देखते थे, अब वो लोग भी ज्योतिष पर विश्वास करने लगे हैं। कर्नल साहब, आप कोई एक ऐसा वाकया हमें बताएं जब आपने किसी सर्विस में रहते हुए, सेना में रहते हुए किसी का आपने प्रिडिक्शन किया हो, चाहे आपके सैनिक हो या बाहर के लोग हो, और उन्हें आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट मिला हो कि भाई आपने कहा और ऐसा ही कुछ हुआ, कोई ऐसा अनुभव आपसे? नहीं, देखिए, सेना में रहते हुए मैंने कभी प्रेडिक्शंस नहीं किए। अच्छा। क्योंकि एक तो सेना में कुछ रूल्स भी ऐसे होते हैं और सेना में इतना वक्त भी नहीं मिलता था कि उसको पूरी तरह समझ के, और पर्सनली इसमें बहुत वक्त लगता है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जितना अपने यौगिक ज्ञान से किया वो बहुत अनंत है, हमको उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा आता है जी। और मुझे खास तौर पे जब मैं एक कुंडली देखता हूँ तो कम से कम उसको 2-3-4 घंटे स्टडी करता हूँ, तभी मैं आगे कुछ प्रेडिक्शन करता हूँ। तो इसलिए सेना में मैंने कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं किया। हाँ, अब मैं काफ़ी करता हूँ और काफ़ी सारे सेना के लोग मुझसे पूछते रहते हैं। अच्छा। तो ऐसा कोई वाकया, उसी का चर्चा कर दीजिए, उसी का जिक्र कर दीजिए। अभी एक अफसर थे जो उन्होंने IIM अहमदाबाद में कोर्स कर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा मैं कोर्स करने के बाद मेरी जॉब कहाँ लगेगी, किस फील्ड में लगेगी, कब लगेगी। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आपको इस इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, आप जहाँ पर अभी हैं वहाँ से करीबन 500 किलोमीटर दूर जॉब होगी। अच्छा। और वो आपसे इस डायरेक्शन में होगी, और उनको उसी इंडस्ट्री में उसी टाइप की जॉब मिली। डिस्टेंस अहमदाबाद से 534 किलोमीटर था, जो मैंने 500 किलोमीटर प्रेडिक्ट किया था। जिस दिन जो मैंने डेट बोली थी उससे 2 दिन पहले ही, वो खत्म होने से 2 दिन पहले ही उनकी ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पर, और डायरेक्शन वही था जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। और सेना से, इनफैक्ट सेना से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं जिनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी। एक का था कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो बहुत हताश होकर उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि देखिए क्या स्थिति है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा मुझे तो इसमें आपके कैंसर कहीं नज़र नहीं आता है, आप सेकंड ओपिनियन लीजिए और इसको चेक कराइए। और 3 दिन बाद ही उनकी कंफर्मेशन आ गई कि उनकी बायोप्सी हो गई और वो कैंसर नहीं निकला। तो मालिक की बड़ी कृपा है कि हमको चुना है कि हम कुछ गाइडेंस सही रास्ते पर लोगों को कहते हैं कि जिस प्रकार से ऊपर वाले की कृपा हो तो किसी के जुबान पे ऊपर वाला अपनी बोली बोलता है, मुंह आपका चल रहा होता है, लेकिन वो जो शब्द होते हैं वो कोई किसी और का होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, पंडितों ने कहा है। और ऐसा ही कुछ लोगों के प्रति ऊपर वाले का कृपा बन जाता है, जो आपके प्रति ऊपर वाले ने ये ज्ञान दिया है और आप उस पर अमल कर रहे हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, वो ये है कि
जब तक ज्योतिष के बारे में जो भ्रांति बहुत सारा फैला हुआ है कि इसमें लोग राहु केतु शनि के नाम पर डराते धमकाते हैं और डरा धमका के ज़्यादा काम चला लेते हैं, उस नाम पे थोड़ा सा जो है भ्रांति फैला हुआ है और अंधविश्वास को लेके लोग उसको लेके दूसरे धर्म के लोग कह लीजिए या जो पढ़े लिखे लोग कह लीजिए वो कहते हैं यार क्या बकवास है ये। तो क्या वाकई शनि देव जो हमारे देवता हैं ऐसे में क्या वाकई शनि देव लोगों को डराते हैं या वो फल देते हैं? क्या है ये राहु केतु और शनि, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर आज हमने इस संसार में जन्म लिया है तो हमारे पिछले कुछ जन्मों में हमारे कर्म जरूर ऐसे रहे होंगे जिनका हिसाब किताब अभी बाकी है और उसको चुकाने के लिए ही हमने जन्म लिया है। और अगर आप देखें तो कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आप खुद देख लेंगे, आपको 10 में से 7 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई काला कपड़ा पहने होंगे। आज होटल्स, नाइट क्लब, बार, सब जगह पहले वो अंधेरा करते हैं, उस अंधेरे में फिर वो रोशनी करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो अंधेरा है वो राहु है। अभी मैं और आप जो इस कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं, जो ये ऑनलाइन है, ये वर्चुअल है जी, रियल नहीं है, ये भी राहु है। एडिक्शंस, तामसिकता, झूठ, फरेब, धोखा कलयुग में बढ़ता जा रहा है, राहु का प्रभाव है। लेकिन हमारे जो कुंडली में प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं जहां पर भी, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पिछले कुछ जन्मों के जो कर्म थे उनके संचित कर्मों के कारण वो प्लैनेट्स वहां पर प्लेस्ड हैं। मैं यहाँ पर ये आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शनि, राहु, केतु बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं और नुकसान ही करते हैं, बिल्कुल नहीं। कई जगह राहु आपको बहुत मदद करता है। अगर आप रिसर्च वर्क में हैं तो राहु आपको मदद करेगा। अगर आपका कनेक्शन फॉरेन कंपनी लैंड से है तो राहु आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में हैं, राहु आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि वो जमीन से नीचे छुपी हुई चीजों को देखता है, वो आपको बताता है जो छुपी हुई चीजें हैं। अगर आप इवन मेडिकली अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो कुछ छुपा हुआ है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वहां राहु आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। शनि आपके लिए बहुत मदद करता है। शनि आप न्यायाधीश है जी, दरोगा है। अगर आप गलत कर्म करेंगे, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो शनि से आपको डरने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सही कर्म करेंगे, शनि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। शनि आपको, अगर आप सही रास्ते पर हैं, शनि आपको हमेशा आराम देगा। और शनि ही है जो आपको मेहनत करवाएगा, मेहनत करने से भी रोकेगा, वो आपको मेहनत करने में मदद देगा। शनि और राहु दोनों, और मंगल भी। आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, शनि और राहु पक्का आपको अच्छा फल देंगे। बिल्कुल। वो आपके पिछले संचित कर्मों के कारण कहाँ आपकी कुंडली में बैठे हो, किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं। स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे अगर देवता हैं तो हमें जानबूझ के नुकसान तो पहुंचाएंगे नहीं। अगर एक और प्लेनेट बचा केतु। केतु आपको डिटैचमेंट देता है, लेकिन केतु आपको मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अगर आपको राहु से प्रॉब्लम लगती है तो आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन की तरफ जाएंगे, आपको आराम आएगा। आप जितना किसी चीज के पीछे भागेंगे, केतु आपको उतना ही उससे दूर करने की कोशिश करेगा। आप उसे छोड़ दीजिए, केतु आपको अपने आप वो चीज दिला देगा। अच्छा जी।
मतलब वो जो कहते हैं कि धन के पीछे भागोगे तो धन तुम्हारे से दूर भागता चला जाएगा, और ये राहु का कारक है। देखिए, धन जो है ये कलयुग है, और कलयुग जो है वो कल का युग है, कल पुरुषों का युग है। कलयुग कल का युग है। धन धन क्या है? आपका ज्ञान, एक्सपीरियंस, आपका रिलीजन, आपकी मेडिटेशन, आपका जो वो धन है आपका। पैसा आपका धन नहीं है, पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार से राहु, केतु और शनि जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है, अगर आपने उसका सही से उपयोग किया और पूर्व जन्म में, कई जन्मों में जो आपने कार्य किए हैं उसके हिसाब से शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। और इसी को जिस प्रकार से ज्योतिष लोग कहते हैं या पंडित जी कहते हैं कि शनि में आपका साढ़े साती है, ढैया है, इसको अगर आपने दूर करना है तो ये उपाय कर लीजिए, चाहे वो तेल का हो गया या काले कपड़े हो गए, या उतने किलो जितना आपका वजन है उतना अनाज दान कर दीजिए। तो क्या ये सब करने से हमारे पूर्व जन्म के या जो हमारे जो भी कर्म के हिसाब से फल मिलने वाला है वो दूर हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज और बता दूं जी, कि विधि का जो विधान है ना उसको कोई नहीं बदल सकता। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा था कि देखो, मैं विधि का विधान नहीं बदल सकता। अगर विधि का विधान बदल ही लेते तो कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी को जितने कष्ट भोगने पड़े थे वो अपने लिए खुद ही ना कर लेते। लेकिन जो भी मनुष्य रूप में जन्म लिया है, क्योंकि आपके संचित कर्म ऐसे हैं, तो आपका प्रारब्ध ऐसा बना है कि आपको वो विधि का विधान तो भोगना ही है। लेकिन हर कुंडली में विधाता ने आपकी रक्षा के लिए, आपकी सहारे के लिए कुछ एक प्लैनेट्स ऐसे बैठाए हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ भी देंगे। अब बची रेमेडीज की बात। तो एक चीज मैं आपके माध्यम से सबको क्लियर कर दूं कि जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, वो कोई भगवान नहीं है और वो विधि का विधान को बदल नहीं सकता। आपको जो कष्ट होना है वो होके रहेगा, जो आपको मिलना है वो मिलके रहेगा। अगर आपको अच्छी नौकरी मिलनी है, मिलकर रहेगी, बशर्ते आप जो है वो सही रास्ता चुने। क्योंकि अगर आप भी जानते हैं, आपने मुझे इस चैट के लिए इनवाइट किया, अब मेरी विल थी कि मैं इसको करूं या ना करूं, है ना? तो आपने जो रास्ता चुना है वो आपको उसी प्रकार का फल देगा। रेमेडीज का ये है कि रेमेडीज से होता क्या है। रेमेडीज से दो चीजें होती हैं। एक, जब भी आप समस्या में हैं, जो आजकल हर आदमी है, किसी ना किसी प्रकार की समस्या उसको जरूर है, तो आप में उस नकारात्मकता आती है, आप हताश होते हैं, आप बड़े मायूस होते हैं और नकारात्मकता बढ़ती जाती है, आपको समझ नहीं आता है कि अब करूं क्या मैं। तो ज्योतिष आपको उस स्थिति से निकालने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए सही डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेमेडीज जब आप करते हैं तो उसमें आपको क्या बताया जाता है। देखिए, दो टाइप की रेमेडीज होती हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। मैं तामसिक रेमेडीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में केवल सात्विक रेमेडीज होती हैं। आप पूजा कर लीजिए, मंत्रोच्चार कर लीजिए, मंदिर जाइए, ठीक है, इस टाइप की चीजें करिए। इनसे क्या होता है, आप जब मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नकारात्मकता कम हो रही है। धीरे 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 वो जो समस्या है उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। कोई स्टीरॉयड या इंजेक्शन नहीं होगा कि आपने लगाया और खत्म। दूसरा, कोई भी कहता है कि आप ये कर लो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो या तो भगवान है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि समस्या आपकी कम हो जाएगी, खत्म कभी भी नहीं होगी। आपको समस्या से निकलने का और उसको हैंडल करने का तरीका आ जाएगा।
बिल्कुल, और झेलने की शक्ति परमात्मा आपको दे देगा। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं आप नीम लगाइए, ज्योतिष में यही है, नीम का पेड़ लगाइए, इस डायरेक्शन में लगाइए, ये आप दीपक जलाइए, ये आप हल्दी रखिए, फिटकरी से ये कीजिए। बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं? बेसिकली ये चीज़ें एंटीबायोटिक हैं। आप हवन करेंगे, आपके घर की एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरिया हैं, ये आपके घर के वायरसेस और नेगेटिविटी खत्म होगी। हमारे यहाँ कहते हैं आम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाइए। बेसिकली दे किल द वायरस विच इज ट्राइंग टू एंटर योर होम। तो इसलिए इवन ज्योतिष में इवन एनवायरमेंटल साइंस लिंक्ड है। अब वो कहते हैं आप ये वाला पौधा लगाइए, इस डायरेक्शन में लगाइए, ये पौधा लगाइए, इस डायरेक्शन में लगाइए। बेसिकली ऑल दिस विल इम्प्रूव द एनवायरनमेंट अराउंड योर होम। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ नया साल आने वाला है। हालांकि इंग्लिश का नया साल है, हमारा नया साल तो मार्च में शुरू होगा, लेकिन शुरू से लोग मनाते हैं और बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। और एक ट्रेंड चला हुआ है, चाहे आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या टीवी ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, हर किसी को सर्च में, गूगल में आजकल देखा जा रहा है, हर कोई सर्च कर रहा है कि उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, खुशियों भरा रहेगा, क्या मिलेगा, क्या बदलाव होगा, ये हर कोई जानना चाहता है। तो क्या आप नए साल के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? इस बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। जी। सबसे पहले मैं मालिक से ये प्रार्थना करूँगा कि दुनिया में शांति रहे, सद्भावना रहे, लोग एक दूसरे को समझें और तरक्की उन्नति सबकी हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि सबकी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, लेकिन अगर लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की समस्याएं समझते हैं और शांति बनाए रखते हैं, तो समस्याएं कम हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं। जी जी। तो जो भी आपका भविष्य फल है, जो भी प्रेडिक्शन है, क्या वो उन सब के लिए एप्लीकेबल हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो देखिए, इसका मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला, मतलब एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो आपकी राशि होती है, वो राशि वो होती है जहाँ आपकी कुंडली में वो चंद्रमा बैठा हो। और जब आप साल भर का प्रेडिक्शन निकालते हैं तो सूर्य से निकालते हैं, क्योंकि सूर्य एक साल में 12 राशियां बदलता है। जी जी। अब जो आप मान लीजिए कन्या राशि हैं या आप तुला राशि हैं, तो आपका जो चंद्रमा है वो वहाँ पर बैठा है और किसी एक महीने में, मान लीजिए आप चैत मास में ले लीजिए जो अप्रैल में आता है, उसमें वो सूर्य आपके एक जगह पर है। वो सभी तुला राशियों वाले के लिए चंद्रमा से उतने ही घर दूर होगा। ठीक है ना? तो जनरली मोटे तौर पर सूर्य के जो इफेक्ट हैं वो उस तुला राशि वालों के लिए, सबके लिए सेम होंगे, क्योंकि हर घर कुछ खास चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हरेक की कुंडली में सूर्य अलग राशि में बैठा है, अलग जो है घर में बैठा है, आपकी लगन अलग है, नक्षत्र अलग है, तो उसके कारण जो उन फलों की इंटेंसिटी है और उनका एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। आपके सूर्य को कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, उस पे डिपेंड करता हुआ वो इंटेंसिटी और एक्सटेंट बदल जाएगा। तो मोटे तौर पर वो राशि फल वही रहता है। बिल्कुल। और उसमें कर्म भी भागीदार बन जाता होगा। जी। और आपका जो संचित कर्म है, जो आप प्रारब्ध लिखवा के लाए हैं, वो आपके लिए बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर्स बहुत आते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। हालांकि एक्टिंग उनका पेशा है, इसलिए वो प्लेनेट उस जगह बैठा होगा, लेकिन उस प्लेनेट की स्थिति क्या है ये बताएगा कि वो कितना सफल होगा या कितना विफल होगा या कब सफल होगा।
बिल्कुल। पहले ज़माने में तो जैसे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्योतिष बताते थे कि राम और रावण दोनों की सेम राशि थी, और फिर भी दोनों का जो इतिहास है वो अलग अलग था, कर्म अलग अलग था, इसलिए दोनों में इतना भिन्न था और उन्हें उनका फल मिला। वैसे ही चलिए, अगर उसे हम छोड़ भी देते हैं तो ओसामा और ओबामा हमारे इसी सदी में हुआ, और ओबामा के कर्म ने उसे वहां पहुंचाया और ओसामा ने अपने कार्यकाल में उसको गति प्राप्त करवाया। तो ये भी है कि चाहे सदी बदल जाए, राशि बदल जाए, लेकिन कर्म के हिसाब से और जो प्रारब्ध के हिसाब से उन्हें फल मिलता है, जो कि आपने स्पष्ट बड़ा ही बारीकी तरीके से बताया कि किस ग्रह का, किस प्लैनेट का नज़र किस पर पड़ रहा है, उसके हिसाब से उन्हें उसका नतीजा मिलता है। और यही कारण है कि अगर धीरू भाई अंबानी अगर उस नाम के और भी कई व्यक्ति थे तो उन्हें कुछ और मिला और उनको कुछ और मिला। ये सारी चीजें आपने बड़ा स्पष्ट बताया। जी, कुछ कहना चाहते हैं? इस विषय में मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जी जी। आप ओसामा, ओबामा, इन दूर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप जुड़वा बच्चों की बात कीजिए। जी, एक ही जगह की पैदाइश है, एक ही दिन है, एक ही तकरीबन एक ही समय है। बच्चों में जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें वक्त का डिफरेंस जो है वो 3, 4, 5 मिनट से लेके और आधा घंटे, पौन घंटे तक भी हो जाता है। जी जी, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों की किस्मत अलग अलग होती है। यही प्रारब्ध है, यही वो पिछले जन्मों के संचित कर्म है। क्योंकि खाली लगन कुंडली एक कुंडली नहीं होती, जिसको हम आमतौर पे देखते हैं। हर कुंडली, हर एक की कुंडली में 16 अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। जब आप जन्म कुंडली के किसी एक घर को आप डिवाइड करते हैं अलग अलग नंबर से, तो वो चार्ट्स निकलते हैं। जैसे D9 जो है वो नवमांश कहलाता है, वो किसी भी हाउस को 9 से डिवाइड करके निकाला जाता है। वो आपके बाद के जीवन को और आपके जीवन साथी के चीज़ों को दिखाता है। D4 जो है चतुर्मांश, वो आपकी नॉलेज को दिखाता है। D7 जो है सप्तमांश, वो किसी और चीज़ को दिखाता है। जो D30 है त्रिमशांश, 30 से डिवाइड करके निकाला जाता है, वो आपकी मिसफॉर्च्यून्स को दिखाता है, आपकी बीमारियों को, आपकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को। D60 है षष्टिमांश, जो 60 से डिवाइड करके निकाला है। तो ऐसे करके 16 चार्ट होते हैं। तो जब भी कोई कुंडली पढ़ने बोलता है मुझे, तो वो कहता है जल्दी बता दीजिए। मैं बताता हूँ, देखिए जल्दी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मुझसे अपनी नौकरी के लिए पूछते हैं तो मैं आपका लगन कुंडली देखूंगा, मैं आपका नवमांश चेक करूंगा, मैं आपका अष्टक चेक करूंगा, मैं आपका दशमांश चेक करूंगा जो आपकी प्रोफेशन को दिखाता है, मैं आपकी दशा चेक करूंगा, ठीक है, मैं आपका भावबल चेक करूंगा, मैं आपका षटबल चेक करूंगा। तब मैं कुछ प्रेडिक्शन करने के लायक अपने आप को समझता हूँ, जिसमें मुझे वक्त लगेगा, 4, 5, 6 घंटे लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो जुड़वा भी होंगे तो उनका बर्थ चार्ट एक ही होगा, लगन चार्ट, लेकिन बाकी सब चार्ट उनके प्रारब्ध के हिसाब से बदल जाएंगे। बिल्कुल। अंत में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, जिस प्रकार से अभी चल रहा है, चाहे धर्म के हिसाब से उथल पुथल हो या शांति बना के रखें तो कैसे शांत रह सकते हैं, नए साल में लोग क्या करें नॉर्मल तरीके से ताकि शांति से वो अपने जीवन को जी सकें, क्या अपील करना चाहेंगे कि अगले साल, आने वाले साल में लोग अपने भविष्य को सुधारने के लिए क्या करें, क्या रेमेडी अपनाएं कि वो पूरा साल शांतिपूर्वक अपने जीवन में, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, जॉब कर रहे हों या फिर अपना व्यवसाय कर रहे हों या किसी भी जो भी जिस फील्ड में हो, वो अपना शांति से उस व्यवसाय को पूरा कर सकें। सबसे पहले तो आप अपने अंदर बैठने की कोशिश करें। आप आजकल क्या होता है, लोग क्लब में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं और वहाँ जो इतना दिमाग में उनका शोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर भी शोर है।
तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर निकालें, मेडिटेट करें, अपने अंदर बैठें, चुप बैठें, शांत बैठें, उससे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और आपको अपने अंदर ऊर्जा लगेगी। दूसरा, आप जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करें, उसका पूजन करें, उनकी जो सीख है, सीख सबकी एक सी है, खाली शब्द अलग अलग है, उनकी सीख पर चलने की कोशिश करें और थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में जरूर करें। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग तभी आते हैं जब उनको कोई समस्या होती है। तो आपको अगर दिशा देखनी है कि आप लगातार किसी को फेलियर्स मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर किसी का जॉब बार बार चेंज करना पड़ रहा है, जॉब में लगातार प्रॉब्लम हो रही है, या तो वो गलत जॉब में है या गलत फील्ड में है, या उसको बिजनेस करना चाहिए और जॉब कर रहा है, तो उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके कोई भी जेमस्टोन अपने आप ना पहने बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह से, क्योंकि वो नुकसान भी कर सकता है। कोई भी रेमेडी केवल इसलिए शुरू ना करें क्योंकि आपके दोस्त को या आपके रिश्तेदार को वो बताई गई थी, उसे सूट करी। जो दूसरों को सूट करेगी जरूरी नहीं है वो आपको भी सूट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पूजन, मेडिटेशन वो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो जरूर आपको सूट करेगा, चाहे आप कैसे भी करें। देखिए, आमतौर पर ये धारणा है कि सूर्य सबसे ज्यादा ब्राइट है, सबसे ज्यादा रोशनी और एनर्जी वो देता है, लेकिन सनातन धर्म में हमेशा ये माना गया है, हमारे ऋषि मुनियों की इतनी यौगिक दृष्टि थी कि उन्होंने चंद्रमा को सर्वोपरि माना। अब आप देखिए, अगस्त 2019 में नासा की एक वेबसाइट पर एक कमेंट है जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि चंद्रमा में जितनी 5x5 मीटर में जितनी गामा रेस का एमिशन होता है वो सूर्य से कहीं ज्यादा है, और वो चंद्रमा सूर्य से कहीं ज्यादा ब्राइट है। अब अगर इसको आप रिलेट करें हमारे सनातन धर्म से, चंद्रमा हमारे ज्योतिष में पानी का कारक है, हमारे शरीर का भी 70 से ज्यादा % पानी से बना है। चंद्रमा हमारी माँ का कारक है, जो हमें जन्म देती है, हमें पालती है। चंद्रमा हमारे मन का और इमोशंस का कारक है, जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सनातन धर्म में इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बताया गया है, और बहुत ज्यादा चीजें चंद्रमा के ऊपर निर्भर करती हैं। हमारी राशि भी चंद्रमा से ही निर्धारित होती है, जो हमारा तिथि है वो भी चंद्रमा के हिसाब से होती है। सूर्य स्थिर है, चंद्रमा जब उससे 12 डिग्री आगे निकल जाता है तो वो तिथि हमारी चेंज हो जाती है। तो ज्योतिष जो है बहुत मैथमेटिकल और साइंटिफिक है, इसमें पूरे गणना होती है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग उसी हिसाब से बनाया जाता है जो पब्लिश होता है ईयरली। हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले पता था कि गुरु उसी राशि में 12 साल बाद लौट के आता है, इसीलिए कुंभ वहां होता है। जब उज्जैन में सिंहस्थ होता है तो गुरु सिंह राशि में आता है 12 साल बाद लौटकर, इसलिए 12 साल बाद कुंभ उज्जैन में होता है। लेकिन साइंस ने ये अभी 400-500 साल पहले ही पता लगा है। बिल्कुल, परमात्मा का नाम आप चाहे जिस भी धर्म में हैं उसका नाम लें, उसको याद करें, और उन्होंने जो कर्म किए थे उनके पद चिन्हों पे अगर आप चलते हैं तो आप सफल रहेंगे। रेमेडी के लिए बताया कि बिना किसी एक्सपर्ट्स के सलाह का आप अगर आपको लगता है कि उसको ये करने से ये फायदा हो गया तो हर कोई वो ना करें, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग रेमेडी हो सकता है। कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला साल आप सभी का मंगलकारी हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी समय शुभ हो।